नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अंततः भाजपा और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर ही दी। इसके साथ ही ब्यावरा सीट को छोड़कर ये साफ हो गया है कि कौन किसके सामने होगा और सियासत भी तेज हो गई है। भाजपाइयों ने कमलनाथ को निशाना बनाया तो कांग्रेस हमलावर हो गई। पहले एफआईआर फिर पथराव। कांग्रेस ने अपने नेता के लिए सुरक्षा मांगी तो भाजपा ने भी बचाव की बजाय हमलावर को अपना लिया। तो सत्ता के फाइनल में आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अभिनंदनीय और सराहनीय हैं और सभी के सभी जीत कर आने वाले हैं। 25 वो उम्मीदवार जिन्होंने त्याग किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपने पदों का, चाहे वो मंत्री के तौर पर हो या विधायक के तौर पर, और उसके बाद में उन्होंने न केवल अपना त्यागपत्र विधानसभा की सदस्यता से दिया, कांग्रेस से भी दिया, और एक आताताई अत्याचारी सरकार, अराजक सरकार और कुशासन करने वाली, देने वाली सरकार को पदच्युत कर कमलनाथ जीतेंगे। कमलनाथ जी सभा संबोधित करने जा रहे हैं, पत्थरों फेंके जाते हैं। नरेंद्र तोमर जी ने ग्वालियर में कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दें बीजेपी कार्यकर्ता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई तरीका नहीं चुनाव में। चुनाव को आप जिस तरह से उसको बना रहे हैं कि युद्ध का मैदान, वो मैं समझता हूँ कि गलत है। और ये हिंसा की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं तो कहूँगा एसपीजी की सुरक्षा कमलनाथ जी दी जाए, वो असेट हैं देश के और प्रदेश के। इस मामले में पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि इस घटना से बीजेपी या युवा मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून अपना काम करेगा। साथ ही कहा कि अराजकता का माहौल बीजेपी कभी नहीं फैलाती। अराजकता कांग्रेस के द्वारा ही पूरे प्रदेश में फैलाई जा रही है, फिर चाहे वो छिंदवाड़ा में एसडीएम के ऊपर कालिक पोतने का मामला हो या ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ कांग्रेसियों द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला। भाजपा कभी इस तरह के काम नहीं करती कि अराजकता फैले, लेकिन कांग्रेस जरूर पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रही है। लगातार गाली गलौज की भाषा, लगातार हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति फैलाने वालों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। एसडीएम की चेहरे पर कालिक पोतते हैं, कानूनन कार्रवाई होती है, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। सतना में वो लव जिहाद का आरोपी तमाम प्रकरण दर्ज होते हैं, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। एक मंत्री ग्वालियर के प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके साथ में अभद्रता होती है, हिंसा होती है, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। और अनूपपुर की घटना भी भारतीय जनता पार्टी ना कभी करती है, ना करने का सोचती है, ना भारतीय जनता पार्टी की विचार में है, ना शैली में है, और ना ही इस प्रकार की घटनाओं को हम किसी भी तौर पर स्वीकार करते हैं। लेकिन जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है कि कौन है जो इस प्रकार के कृत्य करने, करवाने, उकसाने में, बढ़ाने में, फैलाने में यकीन रख रहा है। वीडियो बन रहे हैं, तत्काल वायरल भी हो रहे हैं। कौन है जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को फैलाना चाहता है? पीछे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी नहीं रहे। उन्होंने कमलनाथ के चुनावी दौरे पर तंज कसा और कमलनाथ को चेतुआ बता दिया।
उन्होंने कहा, कमलनाथ फसल कटाई के समय खेतों में आने वाले चेतुआ के समान हैं, जो फसल कटने के टाइम आते हैं। कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं रहा, वहां लोकतंत्र नहीं मिलेगा। कांग्रेस की खाट पर चर्चा करते हुए तंज कसते हुए मंत्री मिश्रा ने कहा, इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खाट पर चर्चा की थी। उनकी ना खाट रहेगी और ना ही उनके ठाठ रहेंगे। खाट पर बोलते हैं और सदन में सोते हैं। जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। खाट पर चर्चा राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करी थी। उस समय उनका संसद से फोटो आया था सोते हुए का। तब मैंने कहा था कि हम लोग संसद में भाषण देते हैं और खाट पर सोते हैं, ये लोग खाट पर भाषण देते हैं और संसद में सोते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं भी चर्चा कर लें। अब खाट के माध्यम से इनके ठाठ नहीं आने वाले, काठ भले आ जाए। तो शुरुआती तेवर बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब प्रचार तेज होगा तो नए नए रंग देखने को मिलेंगे और शायद ऐसे रंग भी जो इस चुनाव को बदरंग चुनाव में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, चेतुओं का तो स्वागत किया जाता है और चेतुए जब कुछ काट के ले जाते हैं वो कुछ लौटा भी जाते हैं और कुछ एक हिस्सा उनको भी मिल जाता है। तो जो कमलनाथ के बारे में जो नरोत्तम जी ने कहा है, जो हमने आपने सुना भी है। दूसरी चीज़, जो एक लिस्ट जारी हो गई और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र उम्मीदवार बचे हैं अब ब्यावरा से, जिनका नाम घोषित होना है। तो ये जो रण था अभी तक, जो दागी बागी दल बदलू, अब वो आ गया चेतुओं पर, मारपीट पर, पथराव पर। बीजेपी कह रही हमारा काम नहीं है, युवा मोर्चा कह रहा है कि हमारे ही लोग थे। तो आपको लग रहा है अभी चुनाव कहाँ जाता दिख रहा है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। बिल्कुल मनोज जी, ये चुनाव उसी रंग पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा महाभारत हुई थी, जैसा पीसी शर्मा कह रहे हैं। महाभारत का दृश्य यहाँ पर पैदा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी रहेगी, क्योंकि बाउंड्री वाले दोनों दल थे, बाउंड्री पर थी दोनों पार्टियां। कांग्रेस ने उसमें जोड़ तोड़ करके कुछ दलों का साथ लेके अपनी सरकार बना ली थी, जो वो मेंटेन नहीं कर पाए, आगे बरकरार नहीं रख पाए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के ही बागी लोग हैं, जो कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा दिया जिनने विधायक पद से, और भाजपा में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य मिला प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने का, और अभी उनकी सरकार है। तो दोनों के लिए अस्तित्व का सवाल है। यदि ये चुनाव में पड़ला, यदि मतदाताओं का रुझान भाजपा की तरफ जाता है तो जो 3 साल बचे हैं वो भाजपा राज करेगी, और यदि रुझान कांग्रेस की तरफ जाता है तो भाजपा की जो 6 महीने की सरकार उसका अंत हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये चुनाव दोनों ही दलों के लोग पूरी शिद्दत से, जो राजनीति का हर पहलू अपनाया जा रहा है, जो साम दाम दंड भेद है, वो सभी पहलुओं को शामिल करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी ये बानगी सामने आई है। आप देखिए कि पहले जब शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में गए तो वहाँ उनको काले झंडे दिखाए गए थे। बिल्कुल। ये कहा गया कांग्रेस के लोग थे। उसके बाद अब कमलनाथ के साथ वही हो रहा है कि कमलनाथ जहाँ जा रहे हैं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अब तो पथराव भी हो गया, तो एक तरीके से अब पथराव के आगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। ग्वालियर चंबल इसके लिए कुख्यात है। ग्वालियर चंबल पहुंचे तो शायद बंदूकें चलने लगे। तो वो तमाम तरीके के जो चुनावी टोटके हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, एक दूसरे को डराने धमकाने के, वो तमाम टोटकों का प्रयोग दोनों दल के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात है मनोज जी, जो आपने पैकेज में भी बताया, कि एक तीसरी पार्टी जो है वो खंबा गाड़ के खड़ी हो गई है इस बार मध्य प्रदेश में, बसपा, जिसने 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है वहाँ तो वो बहुत अच्छी स्थिति पे रहने वाली है, ग्वालियर चंबल अंचल की कुछ सीटों पर, लेकिन बाकी जगह वो वोट कटुआ पार्टी बनकर सामने आने वाली है। बिल्कुल। बात नरोत्तम मिश्रा चेतुआ की कह रहे हैं कि चेतुआ आते हैं, फसल काटते हैं, ज़्यादातर हिस्सा
खेत मालिक का दे जाते हैं, कुछ हिस्सा जो अपनी मेहनत मजदूरी का वो लेकर चले जाते हैं, वो दोबारा लौट कर नहीं आते। तो चुनाव में सभी राजनीतिक दल जो क्षेत्र में जाते हैं वो चेतुआ ही होते हैं, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस को। ये चेतुओं का जो संघर्ष हो रहा है, इसमें एक जो नए चेतुआ आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी वाले, वो किसका वोट काटेंगे अब चुनाव में इस पर निर्भर होगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। और जहां पर कि प्रभाव क्षेत्र ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हैं, जहां पर 16 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहा है, जहां असली संघर्ष जहां पर है, बिल्कुल, तो वहां पर बसपा बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं बहुजन समाज पार्टी ने, और उनका एक कमिटेड वोट बैंक है। वो वोट बैंक कभी कांग्रेस की तरफ जाता था, कुछ समय हमने देखा कि बसपा का वोट बैंक घटा है और भारतीय जनता पार्टी को उधर ज़्यादा वोट मिले। तो इस बार क्या स्थिति बनने वाली, चूंकि उपचुनाव में बसपा लड़ती नहीं है और इस बार पूरी सीटों पर लड़ने जा रही है, तो ये जरूर देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश में अब जो त्रिकोणीय संघर्ष की जो स्थिति बना रही है बहुजन समाज पार्टी अलग अलग जगहों पर। और कुछ अभी बागी, जो असली बागी हैं, अब ये दागी बागी की तो बात हो गई है, मुँह जवानी जमा खर्च था। ये जो असली बागी राजनीतिक दलों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को, अभी चुनाव मैदान में उतरने बाकी हैं, तब ये असली पिक्चर क्लियर होगी कि किस दल का बहुमत की ओर जाता हुआ दिखाई देता है चुनाव। बिल्कुल। जो टिकट वितरण हुआ है ब्रजेश जी, पहले माना जा रहा था कि कमलनाथ की एक तरफा चली और ये सूची में हमने देखने को ही मिला, लेकिन कुछ एक नाम ऐसे रहे हैं जिनके बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें, मेहगांव, जो कहा गया था कि चौधरी राकेश सिंह सर्वे में नंबर 1 थे, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह अपने भांजे के लिए टिकट चाह रहे थे। बाकी सब के नाम पे अड़ गए, अजय सिंह अड़ गए, दिग्विजय सिंह अड़ गए और उनका टिकट कट गया। अब उम्मीदवार पड़ोसी जगह ज़िले से ले आए, उसी ज़िले से दूसरी सिटी से ले आए हेमंत कटारे को, जो कि दागी भी हैं और उनके खिलाफ संगीन आरोप भी हैं। बात करें अगर हम बदनावर सीट की, तो यहाँ अभिषेक टिंकू को बदल दिया गया है, जो कि दिग्विजय सिंह की पसंद थे, और कहा गया है कि जो कमल सिंह पटेल को लाया गया है वो उमंग सिंगार की पसंद से है। तो क्या मान लिया जाए कि इस पूरे चुनाव में अब दिग्विजय सिंह की कोई स्पष्ट भूमिका पर्दे के आगे नज़र आ रही है इस लिस्ट को देखकर? मनोज जी, पहले भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि आपने भी कहा था और अपने पैकेज में भी दिखाया था, कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह का विरोध हो रहा था मेहगांव में, उनके लिए कमलनाथ जी चाहते थे कि उनको टिकट मिले। दिग्विजय सिंह खेमे की कह सकते हैं अपन, जैसे अजय सिंह और गोविंद सिंह उनका विरोध कर रहे थे। गोविंद सिंह वहाँ अपने भतीजे को चाह रहे थे, जैसा कि आपने भी बताया। तो यहाँ पे एक समझौता कैंडिडेट कौन मिला आपको? सत्यदेव कटारे के पुत्र मिले हैं, हेमंत कटारे। हेमंत कटारे पे आपने भी बताया कि संगीन आरोप हैं, भोपाल में वो चर्चित मामला था, जिसके बाद उनकी एक तरह से लग रहा था कि उनकी राजनीतिक पारी इस कांड के बाद समाप्त हो जाएगी। तो एक नया वो मौका मिल गया है उनको, हालांकि ये मामला फिर अभी तूल पकड़ सकता है चुनाव में। और दूसरा जो आप कह रहे हैं उमंग सिंगार, और हमेशा दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार में पहले भी विवाद हुए हैं, चिट्ठी कांड हुआ है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुखर हो गए थे उमंग सिंगार मंत्री रहते हुए, दिल्ली तक मामला गया था। इसके बाद मामला शांत हुआ था, तब भी उमंग सिंगार ने ऐसा कोई सफाई नहीं दी थी, लेकिन पार्टी स्तर पर जो भी निर्देश मिले हों हाईकमान से तो वो शांत हो गए थे। तो ये यहाँ पे दिग्विजय सिंह के जो समर्थक को टिकट मिला था उसका विरोध उमंग सिंगार कर रहे थे लगातार, और जैसा कि हमें पता चला है कि भाई पार्टी ऊपर स्तर से चेंज हुआ है बिल्कुल, और ये टिकट बदला गया है, तो इसका फर्क तो पड़ेगा ही, वहाँ पे बदला गया। हालांकि जो कैंडिडेट पहले थे अभिषेक जी, उन्होंने कहा है कि भाई जो पार्टी का निर्देश है, हाईकमान का निर्देश है, हम उसका पालन करें। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में दोनों जगह के में ये साफ हो गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी तक ये था कि दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे थे, लेकिन इस एपिसोड के बाद एक तरह से सामने आ गए हैं और उनकी चल रही है, मतलब दोनों तरफ से बातचीतें चल रही हैं। और पहले भी कहा था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच चर्चा हुई है दोनों टिकट के लेके, पिछले 2-3 दिन से चल रही है। भाजपा में ऐसा कुछ था नहीं, भाजपा में 25 तो पहले से फिक्स थे कि उनको देना थी, और बाकी सीटों पे उनके नाम बस उन पे मंथन करना था 3 सीटों पे, तो उन्होंने मंथन किया और टिकट हो गया। तो वहाँ चर्चा की कोई सवाल ही नहीं उठता। जो उम्मीद थी और जो वादे थे वो 25 को टिकट मिलना था, मिल गया। मंथन यहीं चल रहा था और गुटबाजी और जो तनाव जो था वो यहीं था। भाजपा में भी वहाँ दूसरी तरफ बागी हैं, और लेकिन उनका विरोध भावी चला उनकी 3 सीटों पर, लेकिन उनको दरकिनार करने के बावजूद जिसको टिकट देना था पार्टी ने दे दिया। यहाँ पे सर्वे की, जैसे पीसी शर्मा जी ने भी कहा कि सर्वे के कारण हमने ब्यावरा को रोका है, लेकिन ब्यावरा को रोकने के पीछे सर्वे नहीं है एक कारण, दिग्विजय सिंह वहाँ कारण है। बिना दिग्विजय सिंह के वहाँ पे कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं घोषित कर सकता, वहाँ पे उन्हीं की राय मान्य रहेगी, और उस पर एक राय नहीं बन रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे चलेगी दिग्विजय सिंह जी की, और 2 दौर की उनकी बातचीत हो चुकी है कमलनाथ जी से। तो ये साफ करता है मनोज जी
कि कांग्रेस में एक तरफा नहीं चली, बाकी सीटों पे चली होगी, लेकिन विरोध के कारण जैसे चौधरी राकेश सिंह तो अब कहीं के भी नहीं रहे, मतलब इधर कुआ खाई, इधर यहाँ से गए, यहाँ के भी नहीं रहे, वहाँ के भी नहीं रहे। इनको टिकट का वादा करके ले गए थे तो वो टिकट भी नहीं मिला उनको। तो अब उनके पास तो अब वहाँ पे एक नया समीकरण बनेगा, आप देखेंगे अभी चुनाव में। अभी तो पत्थरबाजी शुरू हुई है, पहले भी शुरू हुई थी, 2018 में भी चले थे पत्थर, चुरहट पर तक में पत्थर चले थे शिवराज जी पे, आपने देखा होगा। इससे पहले दिग्विजय सिंह पे भी पत्थर चले थे। ये विरोध करने का जो तरीका है, मुद्दों से भटकाने का, और मुझे लगता है वही एक कारण हो सकता है कि इन चीज़ों पे आ जाएं, हम तात्कालिक घटनाओं पे आ जाएं और बाकी चीज़ें दरकिनार रह सकें। प्रभु जो मुद्दों की बात है, मुद्दे भटकाने की, जैसा भी हमने नरोत्तम जी को भी सुना, वो कह रहे थे कि वंशवादी पार्टी कांग्रेस, लेकिन जो टिकट हमने देखा मनोहर ऊंटवाल के बेटे का टिकट हुआ हो, या कई जगह पार्टी ने स्थानीय स्तर पर विरोध को दरकिनार किया। जैसे ब्यावरा में विरोध था लेकिन उसी कैंडिडेट को टिकट मिल गया। जो सूबेदार सिंह राजौदा का विरोध चल रहा था मुरैना में, उनको भी टिकट मिल गया। और कई जो विरोध कर रहे थे उनको चुप बैठा दिया गया। जैसे दीपक जोशी की बात करें, हालांकि वो तो सीट उनको देना ही थी हाटपिपलिया की मनोज चौधरी को, लेकिन बाकी जगह भी विरोध किया। तो कहीं कहीं वंशवाद की भी आप बात कर रहे हैं तो वो टिकट भी दे रहे हैं आप, कहीं आप कह रहे हैं कि विरोध को भी आप कह रहे हैं कि कोई सुनेंगे नहीं, लेकिन विरोध जहाँ हो रहा है वहाँ भी आप टिकट दे रहे हैं। तो ये क्या ये मान लिया जाए कि ये पार्टी का अति आत्मविश्वास है या ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है जो कि सारे दल करते रहे? देखिए मनोज जी, राजनीतिक दलों का चरित्र ही डबल स्टैंडर्ड का है। वो सीधी बात कभी करते नहीं, जनता के मंच पर जो कहते हैं वो वैसा आचरण उनका होता नहीं है, अपना वैसे काम वो करते नहीं है जैसा आश्वासन देकर आते हैं। यदि ऐसी बातें न होती तो जो कांग्रेस का वचन पत्र है, बिल्कुल, यदि हम उसी को ले लें, आपने मुद्दों की बात की, तो जो मुद्दा था, जो उनका, जो कांग्रेस राहुल गांधी की बात को पत्थर की लकीर मानती है, तो कर्ज माफ़ी 10 दिन में हो जानी चाहिए थी। 10 दिन की बजाय वो 10 महीने में भी पूरी नहीं हो पाई। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बची हुई कर्ज माफ़ी पूरी करेंगे हम, पूरी करेंगे। तो बिल्कुल। इस तरीके के जो मुद्दे हैं, तो तमाम राजनीतिक दल के नेता जो मंच पर जो बोलते हैं उनको ये पता नहीं होता क्या बोलना, उसमें जनता को प्रलोभन देने की एक कोशिश होती है, उनको बरगलाने की कोशिश होती है, किसी तरीके से वो एक बार ईवीएम का बटन उनके पक्ष में दब जाए। उसके बाद तो 5 साल पूरे उनके हैं, और 5 साल भी हो गया तो उसके बाद कहेंगे कि हम पूरा समय नहीं मिल पाया, एक टर्म और हमको दे दीजिए तो हम उस मुद्दों को पूरा कर देंगे। तो मुद्दों का तो पूरा खेल इस तरीके का है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, भानुमति के पिटारे की तरह है, वो चलता ही रहता है खेल उनका। कब खुलेगा वो संदूक और कब उसमें से चीज़ें बाहर निकलेंगी, ये बड़ा सोचने का विषय है देश के जनता के लिए। लेकिन बाकी के यदि हम बात करें, दूसरे पहलुओं पर जाएं, जो वंशवाद की बात है, तो तमाम राजनीतिक दल जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देते हैं और अंत में वो यही उनका तर्क होता है कि वो जीतने योग्य उम्मीदवार यही पाया गया। फिर वहाँ कोई वंश परंपरा सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भले वंशवादी के तहत टिकट दिया हो, लेकिन जब वो मंच पर जाएंगे तो गाली कांग्रेस को देंगे, कोसेंगे कांग्रेस को वंशवाद के लिए। कांग्रेस वालों की पूरी पार्टी वंशवाद पर चल रही होगी, लेकिन वो आगर में यदि जाएंगे तो वहां पर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी वंशवादी। और जो वंशवाद की समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया करते थे वो अब उनका एक बड़ा चेहरा है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके का राजनीतिक दलों का चरित्र है, तो इसके बारे में केवल जनता को ही फैसला करना है। वो जो ईवीएम का बटन दबाकर वो निर्णय लेती है वही स्वीकार्य इस लोकतंत्र में, क्योंकि ये देश ऐसा है हमारा कि यहाँ पर आप पर भ्रष्टाचार के या कई संगीन आरोप लग जाएं, आप चुनाव यदि जीत गए जेल में रहकर भी, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जनता की अदालत में आप बरी हो गए। और देश की सर्वोच्च अदालत कही जाती है जनता की अदालत, उसके आगे सारी अदालतें फेल हैं। तो इसलिए नेताओं का कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है, लेकिन ये मतदाताओं को सोचना होगा कि जो उनके साथ वादे किए जाते हैं वो वादे वाकई पूरे करने वाले राजनीतिक दलों को उनको चुनना चाहिए। वादे जो पूरे नहीं करते उनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। जो वोट मांगने आते हैं उनको बार बार बताना चाहिए, पत्थरबाजी न करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। उनको ये जताना चाहिए कि आप झूठे हो, आपने असत्य वचन किया था, आपने हमारे साथ ये धोखा किया था, आपने रोजगार की बात की थी, हमको रोजगार क्यों नहीं मिला, आप हमको रोजगार दीजिए, उसको बताइए अगली बार। और मनोज जी, मैं पहले भी ये कई बार कह चुका हूँ कि राजनीतिक जो घोषणा पत्र देते हैं वो घोषणा पत्र उनका अपना निजी होता है। तो राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि जहां उनका कैंडिडेट जीता है वहां उसने घोषणा पत्र को पूरा करें। यदि वो हार गए उस जगह ना करें, वो उनको ऐसा लगता है तो, लेकिन ये जहां उनका उम्मीदवार जीता है वहां घोषणा पत्र तो अपना पूरा करें। उसके लिए सरकार को जनता के बजट पर आश्रित क्यों होना है उनको, जबकि राजनीतिक दलों का अपना खुद का बहुत बड़ा फंड होता है। तो वो अपनी घोषणाएं वहां पर पूरी करके बताइए कि देखिए हमने करके दे दिया, सरकार आएगी तो पूरे प्रदेश में ऐसा करेंगे। ये जो आपने बात की प्रभु जी, और उसके अलावा अगर ऐसा तो वो करेंगे नहीं क्योंकि आप भी जानते हैं, लेकिन अगर इस लिस्ट के बाद अगर हम स्थितियां बनती देखें कि अब
चुनाव के मुद्दे क्या हो सकते हैं संभावित, क्योंकि किसान कर्ज माफ़ी पे भी अब दोनों दल चुप्पी साधे हुए एक तरह से। अभी हमने देखा कि जो युवा रोजगार योजना है उसकी अब कोई बात नहीं हो रही है। 6 महीने में क्या क्या सरकार ने किया अभी उसकी भी कोई बात नहीं की जा रही है। तो जो प्रत्याशी नए मैदान में उतरे कांग्रेस के या जो पुराने बीजेपी के, तो सवाल तो उनसे ही पूछे जाएंगे जो बीजेपी में चले गए, किसान कर्ज माफ़ी जैसा आपने ही कहा। तो अब जनता को भ्रमित करने के लिए और क्या नई चीज़ें दोनों पार्टियां ला सकती हैं? देखिए मनोज जी, खेल शुरू हो गया है। आप देखिए, दिख रहा है जो वीडियो आ रहे हैं पैसे बांटने वाले, जो वीडियो आ रहे हैं साड़ी बांटने वाले, वो कह रहे हैं कि ये तो पुराने हैं, क्या पता उसके जब तक उसकी कोई पड़ताल नहीं होगी तो उसके बारे में कोई कह नहीं सकते कि असली है या नकली है, अभी के हैं पुराने हैं। बिल्कुल। लेकिन ये पुरानी भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, नई बनाकर परोसी दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मूल मुद्दे से जनता को भटकाना है। जो बरसात हो चुकी है, आज पूरे प्रदेश में कई जगह सड़कों पर गड्ढे हैं। सत्ताधारी दल नहीं चाहेगा कि जनता सड़क गड्ढे की बात करे या गंदे पानी उनके घर आ रहा है उसकी बात करे। विपक्ष जो है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि जनता कर्ज माफी पर हमसे सवाल करे या रोजगार योजना पे हमसे सवाल करे कि आपने रोजगार का वादा किया था, रोजगार क्यों नहीं दिया। तो इसलिए लोगों को भटकाकर आज वर्तमान में लाया जाएगा। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने चेतुआ की बात कही, अब बहस होगी चेतुआ पे कि आपने हमारे नेता का अपमान किया चेतुआ बोलकर, वो कहेंगे कि नहीं वो तो चेतुआ ही है। बात होगी कृष्ण पर, जो पीसी शर्मा ने कहा, बिल्कुल। बात होगी वो जो एक पत्थर फेंका गया गाड़ी पर जो किसी को नहीं लगा, उस पर होगी। अब ऐसे मुद्दे तलाशे जाएंगे और मंच पर जाने के बाद एक दूसरे के लिए नए नए शब्दालंकार चुने जाएंगे, उस पर बयानबाजी होगी और जनता को जो मूल मुद्दे हैं उससे भटकाकर ये वर्तमान में लेकर आएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा और इसी पर ही जनता के बीच में मैंडेट तय करने की खेल चलेगा। मैंडेट की बात हो रही है और बसपा भी दमदारी से लड़ रही ब्रजेश। तो लेकिन अब जो स्थिति बन गई, जो प्रभु जी भी कह रहे थे कि घोषणा पत्र की मुद्दों की अगर बात हो गई है सब कुछ, तो अब बात करेंगे चेहरों की भी। तो चेहरे भी सबके जाने पहचाने, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी। तो अब स्थानीय स्तर पर जो प्रत्याशी हैं वो कितने प्रभावी साबित होना है, क्योंकि आप एक चेहरे के नाम पर उसका अपना एक फॉलोइंग हो सकती है कि सिंधिया की, कमलनाथ की, शिवराज की, लेकिन जनता के बीच तो वही उम्मीदवार जाएगा जिसको टिकट मिला है, चाहे वो बसपा का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो। मनोज जी, जैसे कि पटेरिया जी ने भी बताया कि मुद्दे की बात, तो मुद्दे से तो भटकने लगी हैं दोनों दल, नहीं चाहते मुद्दे यदि, क्योंकि भाजपा भी नहीं चाहेगी कि मुद्दे पे आएंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा कि साहब जी दल बदलू हैं तो मुद्दा तो उनके सामने भी है कि आपकी सरकार, हमने आपको चुना था, अब कर्ज माफी आपको कराना चाहिए थी। वो कह सकते हैं कि हम वापस आ गए हैं, नहीं हमारी सुनवाई हुई तो इस कारण। लेकिन आपने कहा जैसे कि चेहरे अब महत्वपूर्ण रहेंगे इसमें, मुद्दे यदि गौण होते हैं इस चुनाव में तो चेहरे मुख्य धारा में आ जाएंगे, मतलब मैन उसमें आ जाएंगे। फिर जब चेहरों की बात आएगी तो 3 चेहरे मैन हैं जो चुनाव में काम करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ। दिग्विजय सिंह कभी पर्दे के सामने आ नहीं सकते हैं। अजय सिंह जी के आने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में अब 2 ही नेता बचे हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। यदि दिग्विजय सिंह सामने आते हैं तो फिर एक उन पे 2003 से पहले के जो हैं अंधेरे वाला, गड्ढों वाला याद आएंगे, वो सब याद होगी, जिन पे 15 साल तक भाजपा चुनाव लड़ती रही है उन्हीं मुद्दों पे। अब भाजपा के वो पुराने मुद्दे हो गए, 15 साल हो गई, तो अब नए मुद्दे क्या है? जो कर्ज माफी है, कमलनाथ के 15 वहाँ की सरकार के फेल्यूर हैं जो भी भाजपा दिखा सकती है। लेकिन यदि मुद्दे से भटकते हैं तो एक सिंधिया है जो चेहरा है उनके पास, जो उनके साथ जो कांग्रेस के 25 लोग आए हैं उनकी क्षेत्र में थोड़ी सी वो है, लेकिन वो एक सिंधिया उनके लिए मेन फैक्टर हैं। जैसा कि आज तक वो भी खुद मानते आए हैं कि जो जीतते रहे हैं वो सिंधिया जी की बदौलत जीतते रहे हैं। कांग्रेस और उनका खुद का वो है व्यक्ति, वो सेकेंडरी है। बिल्कुल। तो सिंधिया जी एक मेन फैक्टर रहेंगे, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में। उनके नाम पर कितना भाजपा फायदा उठा सकती है? भाजपा में भी वहाँ पर बहुत दिग्गज हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, आपके नरोत्तम मिश्रा हैं और खुद शिवराज जी भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये भाजपा इस मामले में तुलना करें कांग्रेस और भाजपा की, तो भाजपा का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखता है, खासकर सिंधिया जी के आने से। अब कमलनाथ जी ग्वालियर चंबल संभाग में उनका चेहरा कोई खास इफेक्ट नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा कि जैसे कि यदि पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह रहेंगे तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा वो दिला सकते हैं, लेकिन वो पर्दे के सामने नहीं आ सकते हैं। तो ये मजबूरी है कांग्रेस के पास कि कमलनाथ ही को सामने रखना पड़ेगा। हालांकि उनका उधर उस क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है, कोई वो नहीं है, जो भी नेटवर्क है सिर्फ दिग्विजय सिंह का है। बिल्कुल। दूसरी तरफ बाकी यहाँ ब्यावरा में हम आ जाते हैं, बाकी सीटों पे अशोकनगर में आ जाते हैं, ब्यावरा में, तो यहाँ भी दिग्विजय सिंह का फैक्टरी काम करेगा। तो चेहरे जाहिर जरूर काम करेंगे, और जो भी पिछली रणनीति जैसे दिग्विजय सिंह जी की पहले रही थी संगत में पंगत में वो कर रहे होंगे, यदि पर्दे के पीछे रह के वो करते हैं तो हो सकता है कांग्रेस को कुछ फायदा मिले।
वरना इसमें देखा जाएगा तो शिवराज जी और सिंधिया जी की जो जोड़ी है वो ज़्यादा भारी दिखती है। बिल्कुल, तो जोड़ी भारी दिखती है और लेकिन अब समय हो इजाज़त नहीं देता है, तो आप दोनों को यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आपने विश्लेषण किया निश्चित तौर पर, और ये चुनाव में हमको देखने को ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन चेतुओं की बात हो रही है, तो खेती किसानी में एक बड़ा फैक्टर होता है बिजू का, जिसका काम होता है फसल की रक्षा ऐसे जानवरों से या पक्षियों से करना जो कहीं और से उड़कर आते हैं और उसको उनका दाना चुगने की कोशिश करते हैं। तो इस चुनाव में हमको हो सकता है कुछ बिजुके भी देखने को मिलेंगे, जो कि दोनों पार्टियां अपने अपने खेत में खड़ा करने की जिनको कोशिश करेगी। कुछ चेतुआ की जिनकी चर्चा नरोत्तम मिश्रा ने की, तो दोनों दलों से ऐसे चेतुआ भी दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब किसानों की बात होगी तो किसान इस चुनाव में भी एक बड़ा फैक्टर होगा, और दोनों ही दल इनसे जुड़े सब्जेक्टों पर बात करेंगे, या प्रलोभन की बात होगी, या ये कहा जाएगा कि हमने 15 साल में आपके लिए क्या किया, या ये कहा जाएगा कि 15 महीने में हम ये कर दिया था, और अगर 3.5 साल और हमारे पास होते 4 साल तो हम ये भी कर सकते थे। तो इन सब के बीच जो छोटे छोटे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं वो दोनों दलों की ओर से भी शुरू हो गई है। तो लोगों को उम्मीद की जाएगी कि दोनों ही दल जो कमिटमेंट जनता से करते हैं उसको पूरा करें, ताकि उनको गिमिक्स या दूसरे और चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े, और जो वोटर है वो अपने आप को चुनाव के बाद छला हुआ महसूस ना करे। सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।